आइए सुनते हैं जेक नैप एंड जॉन ज़रास्की की ये किताब मेक टाइम। अध्याय 1, परिचय। आज की तेज रफ्तार दुनिया में समय हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। मीटिंग्स, ईमेल्स, अनगिनत नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया हमें व्यस्त तो रखते हैं, लेकिन क्या हम वाकई कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे लिए मायने रखता है? हर दिन हम भागदौड़ में फंसे रहते हैं, लेकिन रात को बिस्तर पर जाते ही सवाल उठता है, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जो सच में जरूरी था? ये किताब आपके समय को बेहतर बनाने के लिए है, ना कि इसे और बिजी करने के लिए। ये आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिन को ज्यादा प्रोडक्टिव और संतोषजनक बना सकते हैं। आप सीखेंगे क्यों हम हमेशा व्यस्त रहते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होते। समय के 2 सबसे बड़े चोर कौन से हैं? 4 चरणों की एक सरल रणनीति जिससे आप अपने समय पर नियंत्रण पा सकते हैं। ध्यान भटकने वाली चीजों को दूर करने और अपनी ऊर्जा बढ़ाने के तरीके। ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये एक गाइड है जिसे आप आज से ही लागू कर सकते हैं। अध्याय 2, क्यों हमें हमेशा समय की कमी महसूस होती है? आज की तेज रफ्तार दुनिया में ऐसा लगता है कि हमारे पास उन चीजों को करने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं होता जो असल मायने में जरूरी है। हर रोज हमारा कीमती समय ईमेल, मीटिंग्स और सोशल मीडिया जैसी चीजों में चला जाता है। हम अपना काम पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ हमेशा बचा ही रहता है। इस समस्या की जड़ आधुनिक जीवन शैली है। हमारा समाज बिजी होने को सफलता का प्रतीक मानता है। काम की अपेक्षाएं, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस और सामाजिक जिम्मेदारियां हमें अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं, जिससे गहराई से सोचने और महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए बहुत कम समय बचता है। लेकिन शोध बताते हैं कि हम जानबूझकर खुद को बिजी रखते हैं। एक आम व्यक्ति दिन में 4 घंटे टेलीविजन देखने और 4 घंटे स्मार्टफोन पर बिताता है, यानी एक पूरे फुल टाइम जॉब के बराबर समय सिर्फ स्क्रीन पर चला जाता है। हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने खाली समय का उपयोग कैसे करते हैं। बहुत से लोग समय के बेहतर उपयोग के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वे स्केड्यूलिंग एप्स, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स और टू डू लिस्ट का उपयोग करते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि वे अपने दिन में और ज्यादा काम खत्म कर सकेंगे। हालांकि ये रणनीति कभी कभी कारगर साबित नहीं होती। हम जितने अधिक प्रोडक्टिव बनते हैं, उतने अधिक कार्य हमारे ऊपर आ जाते हैं। काम हमारे उपलब्ध समय के अनुसार फैलता जाता है और बिजी होने का चक्र जारी रहता है। यही कारण है कि ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम अपने ध्यान को कैसे नियंत्रित करें और ये तय करें कि वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। हमें जानबूझकर ये तय करना होगा कि कौन सी चीज हमारे समय की हकदार है। अगले अध्याय में आप उन 2 सबसे बड़े कारणों के बारे में जानेंगे जो आपका समय चुरा लेते हैं। अध्याय 3, सबसे बड़े समय चोर, बिजी बैंडवैगन और इन्फिनिटी पूल्स। हमारे पास समय न होने का एक बड़ा कारण ये है कि हम अनजाने में अपना समय 2 ताकतों को सौंप देते हैं, बिजी बैंडवैगन और इन्फिनिटी पूल्स। बिजी बैंडवैगन वह अपेक्षा है कि हमें हमेशा व्यस्त रहना चाहिए। आज की दुनिया में बिजी रहने को अक्सर प्रोडक्टिविटी समझ लिया जाता है। हमारा काम दिन भर मीटिंग्स, ईमेल्स और लगातार कार्यों से भरा रहता है, जिससे असरदार और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बहुत कम जगह बचती है। यहाँ तक कि काम के बाद भी हम उसी मानसिकता को अपनाते हैं, मोबाइल नोटिफिकेशंस के साथ जुड़े रहते हैं और हर खाली क्षण में कुछ उपयोगी करने का प्रयास करते हैं। ये निरंतर बिजी रहना हमें प्रोडक्टिविटी का एहसास कराती है, लेकिन वास्तव में ये हमें उन चीजों पर ध्यान देने से रोकती है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। दूसरी ओर इन्फिनिटी पूल्स वे प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशंस हैं जो हमें कभी न खत्म होने वाली और मनोरंजन की ओर खींचते हैं। जैसे सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाइट्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे कभी खत्म न हो। जितना हम स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं या रिफ्रेश करते हैं, उतना ही ज्यादा नई चीजें हमारे सामने आती रहती है। ये प्लेटफॉर्म इस तरह बनाए गए हैं कि वे हमारे ध्यान को कैद कर लें, जिससे हमें उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इन्फिनिटी पूल्स की असली चुनौती ये है कि वे बिजी बैंडवैगन के साथ मिलकर काम करते हैं। दिन भर तेजी से काम करने के बाद हमारा दिमाग थक जाता है। इसके बजाय कि हम कोई फायदेमंद काम करें, हम मनोरंजन और आराम के लिए इन्फिनिटी पूल्स का सहारा लेते हैं। हम सोचते हैं कि बस 1 मिनट के लिए सोशल मीडिया चेक कर लूं या सिर्फ एक एपिसोड देख लेता हूं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि घंटे बीत चुके हैं। ये ध्यान भटकाने वाली चीजें हमें अस्थायी आराम तो देती हैं, लेकिन अंततः हमें और अधिक व्यस्त और समय की कमी महसूस कराती है। इस चक्र से बाहर निकलने की कुंजी जागरूकता है, ये समझना कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। पहला कदम है अपने समय पर दोबारा नियंत्रण पाने का। हमें काम या मनोरंजन को पूरी तरह खत्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये तय करना होगा कि हम इन्हें कब और कैसे इस्तेमाल करें। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि सिर्फ प्रोडक्टिविटी और इच्छा शक्ति ही बिजी बैंडवैगन और इन्फिनिटी पूल्स से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। अध्याय 4, क्यों प्रोडक्टिविटी और इच्छा शक्ति पर्याप्त नहीं है? बहुत से लोग मानते हैं
कि बिजी रहने और ध्यान भटकाव से निपटने का समाधान बेहतर प्रोडक्टिविटी है। उनका सोचना होता है कि यदि वे तेजी से काम कर सकें और अपने समय को अधिक कुशलता से मैनेज कर लें तो आखिरकार उनके पास उन चीजों के लिए समय होगा जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये सुनने में सही लगता है, लेकिन असलियत में कारगर नहीं है। इसका सीधा कारण है प्रोडक्टिविटी कार्य की मात्रा को कम नहीं करती, ये अक्सर इसे और बढ़ा देती है। आज के जीवन में आप जितनी तेजी से अपने कार्य पूरे करते हैं उतने ही अधिक नए कार्य सामने आ जाते हैं। ईमेल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि आप जल्दी जवाब देते हैं तो लोग आपसे और भी तेज प्रतिक्रिया की उम्मीद करने लगते हैं। इस तरह समय बचाने के बजाय प्रोडक्टिविटी आपको और भी ज्यादा बिजी बना देती है। दूसरा सामान्य तरीका जिस पर लोग निर्भर करते हैं वो है इच्छा शक्ति। लेकिन इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। शोध से पता चलता है कि आत्मनियंत्रण एक मसल की तरह काम करता है। जितना अधिक आप इसे पूरा दिन उपयोग करते हैं, ये उतनी ही थकावट महसूस करती है। यही कारण है कि लोग अक्सर सुबह अच्छे इरादों के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन शाम तक आते आते सोशल मीडिया स्क्रोलिंग में समय बर्बाद कर देते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज इस बात को समझती है और हमारे स्वाभाविक व्यवहार का फायदा उठाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को इसी तरह डिजाइन करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज वेबसाइट्स और एंटरटेनमेंट एप्स को इस तरह बनाया जाता है कि वे हमारे ध्यान को कैद कर लें। अनंत स्क्रोलिंग यानी एंडलेस स्क्रोलिंग और पुरस्कार जैसी तकनीकों का उपयोग करके वे हमें घंटों तक बांधे रखते हैं। भले ही आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर मजबूत हो, इन ध्यान भटकाने वाली चीजों का विरोध करना बेहद कठिन है। इन्हें आपको उलझाए रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो यदि प्रोडक्टिविटी और इच्छा शक्ति समाधान नहीं है तो फिर क्या है? बाहरी मांगों पर प्रतिक्रिया देने और ध्यान भटकाने वाली चीजों से लड़ने के बजाय आपको अपने पर्यावरण और आदतों को इस तरह से व्यवस्थित करना होगा कि वे फोकस करने और सचेत रूप से कार्य करने में सहायक बने। आपको रणनीतिक रूप से ये तय करना होगा कि आपकी प्राथमिकताएं यानी प्रायोरिटीज क्या है और आप अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करते हैं। अगले अध्याय में आप एक सरल लेकिन प्रभावी 4 स्टेप फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे जो आपको अपने समय और ध्यान को फिर से हासिल करने में मदद करेगा। अध्याय 5, अपना समय वापस पाने का 4 स्टेप फ्रेमवर्क। बिजीनेस और डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने के लिए केवल प्रोडक्टिविटी या इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपने दिन को बदलना अधिक प्रभावी तरीका है। ये किताब एक 4 स्टेप फ्रेमवर्क प्रस्तुत करती है। हाईलाइट, फोकस, ऊर्जा बढ़ाना और आत्मविश्लेषण। ये 4 चरण आपको अपने समय पर नियंत्रण पाने, सचेत रूप से काम करने और उन चीजों के लिए जगह बनाने में मदद करेंगे जो वास्तव में मायने रखती है। पहला चरण, हाईलाइट। हर दिन एक मुख्य कार्य चुनने के बारे में है। ईमेल्स और मीटिंग्स में उलझने के बजाय आपको ये तय करना होगा कि आपके दिन का सबसे महत्वपूर्ण या अर्थपूर्ण हिस्सा क्या होगा। आपका हाईलाइट किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करना या व्यक्तिगत हो सकता है, जैसे परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। दूसरा चरण, फोकस। ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाने और ऐसा माहौल बनाने में मदद करता है जहां आप अपने हाईलाइट पर पूरी तरह ध्यान दे सकें। नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया के कारण ध्यान केंद्रित रहना पहले से कठिन हो गया है। इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय आप ध्यान भटकाने वाले ऐप्स को ब्लॉक करने या डीप फोकस करने जैसी रणनीतियां अपना सकते हैं। जब आप जानबूझकर अपने वातावरण को ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों पर बने रहने की संभावना बढ़ाते हैं। तीसरा चरण, ऊर्जा बढ़ाना इस बात को पहचानता है कि आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा ये तय करती है कि आप कितनी अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यदि आप थके हुए महसूस करते हैं तो ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना या महत्वपूर्ण कार्यों पर काम करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छी नींद, संतुलित आहार और रेगुलर एक्सरसाइज जैसे आसान से बदलाव आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। चौथा चरण, आत्मविश्लेषण आपके दिन को रिव्यू करने और अपनी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को सुधारने के बारे में है। ये समझने में मदद करता है कि आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया और अगले दिन अधिक प्रभावी बनने के लिए क्या बदलाव किए जा सकते हैं। ये प्रगति का जश्न मनाने, अपने दृष्टिकोण को सुधारने और ये सुनिश्चित करने का अवसर है कि आप लगातार उन चीजों के लिए समय निकाल रहे हैं जो सबसे अधिक मायने रखती है। ये 4 चरण एक साथ काम करते हैं ताकि आप अपने समय और ध्यान पर फिर से नियंत्रण पा सकें। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि हाईलाइट तकनीक को कैसे लागू करें। अध्याय 6, अपना दैनिक हाईलाइट चुनें। हम अक्सर महसूस करते हैं कि हमारा समय फिसलता जा रहा है क्योंकि हमारा दिन अनगिनत कार्यों से भरा होता है और दिन के अंत में हम ये सुनिश्चित नहीं कर पाते कि हमने किसी ऐसी चीज पर प्रगति की भी या नहीं जो सच में हमारे लिए मायने रखती है। इस चक्र को तोड़ने का पहला कदम है एक दैनिक हाईलाइट यानी डेली हाईलाइट चुनना। एक ऐसा कार्य जो आपके दिन का सबसे महत्वपूर्ण या अर्थपूर्ण हिस्सा होगा। आपको ये तय करना होगा कि आप किस काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। आपका हाईलाइट कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ इतना होना चाहिए कि दिन के अंत में आपको ये महसूस हो कि आपने कुछ महत्वपूर्ण हासिल किया।
ये कोई क्रिएटिव या फिर पर्सनल काम जैसे किताब पढ़ना, परिवार के साथ समय बिताना भी हो सकता है। लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि हर दिन में कम से कम एक ऐसा पल हो जो उद्देश्यपूर्ण लगे। आप अपने हाइलाइट को चुनने के लिए 3 आसान तरीके अपना सकते हैं। अर्जेंसी, अपने आप से पूछें, आज सबसे जरूरी कार्य कौन सा है? ये किसी रिपोर्ट को सबमिट करना, किसी मीटिंग की तैयारी करना या किसी अधूरे पड़े कार्य को पूरा करना हो सकता है। संतोष, सोचें कि दिन के अंत में आपको सबसे अधिक संतोष किस काम को करने से मिलेगा। ये कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसे आप हफ्तों से टाल रहे थे, लेकिन पूरा करने से अच्छा महसूस करेंगे। आनंद, कभी कभी सबसे अच्छा हाइलाइट वो होता है जो बस आपको खुशी देता है, जैसे संगीत, एक स्वादिष्ट खाना बनाना या लंबी सैर पर जाना। एक अच्छा हाइलाइट 60 से 90 मिनट का होना चाहिए। यदि ये बहुत छोटा होगा तो ये किसी उपलब्धि जैसा महसूस नहीं होगा। यदि ये बहुत लंबा होगा तो उस पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है। यदि आपका हाइलाइट किसी बड़े लक्ष्य का हिस्सा है तो उसे एक छोटे और मैनेजेबल स्टेप में तोड़ लें, जिसे आप एक बार में पूरा कर सकें। अपने हाइलाइट को चुनकर आप अपने दिन को एक स्ट्रक्चर और उद्देश्य देते हैं। अब दिन के अंत में आपको ये एहसास होगा कि आपने किसी महत्वपूर्ण चीज पर प्रगति की है। अगले अध्याय में आप रणनीतियों के बारे में जानेंगे जो आपको ध्यान केंद्रित यानी स्टे फोकस्ड रहने और ध्यान भटकाव यानी डिस्ट्रैक्शन से बचने में मदद करेंगी। अध्याय 7, ध्यान केंद्रित रहने और ध्यान भटकाव से बचने की रणनीतियां। हाइलाइट चुनना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन वास्तव में इसके लिए समय निकालना फोकस रहने पर निर्भर करता है। नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया के कारण ध्यान भटकना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। आप कई रणनीतियां अपना सकते हैं जो ध्यान भटकाव को कम करके आपका ध्यान सुरक्षित रखेंगी। सबसे आसान तरीकों में से एक है डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। ज्यादातर ध्यान भटकाने वाली चीजें हमारे फोन्स और कंप्यूटर से आती हैं, इसलिए इन पर नियंत्रण पाने से फोकस में काफी सुधार हो सकता है। सोशल मीडिया, न्यूज ऐप्स और अनावश्यक नोटिफिकेशंस को हटाने की कोशिश करें। यदि इन्हें पूरी तरह से हटाना संभव नहीं है तो कम से कम इन्हें अपने होम स्क्रीन से हटा दें। ईमेल और मैसेजेस चेक करने के लिए विशेष समय निर्धारित करें। दिन में 2 या 3 बार इन्हें चेक करने का समय निर्धारित करें। इसी तरह सोशल मीडिया और न्यूज पढ़ने के लिए एक निश्चित समय ब्लॉक करें ताकि ये बार बार आपका ध्यान न भटकाएं। एक और रणनीति है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाना। यदि संभव हो तो शांत जगह में काम करें। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स का उपयोग करें। यदि आपका फोन लगातार ध्यान भटकाने वाला कारण बन रहा है तो अपने हाइलाइट पर काम करते समय इसे दूसरे कमरे में रखें। टाइम ब्लॉकिंग एक और शक्तिशाली तरीका है जो आपके ध्यान को सुरक्षित रख सकता है। एक निश्चित समय निर्धारित करें, आदर्श रूप से 60 या 70 मिनट, जिसमें आप केवल अपने हाइलाइट पर काम करें। इस समय को एक मीटिंग की तरह ट्रीट करें और किसी भी इंटरप्शंस को आने न दें। यदि आपको शुरू करने में कठिनाई होती है तो सिर्फ 5 मिनट नियम आजमाएं। खुद से कहें कि आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित करना है। एक बार जब आप शुरू कर देंगे तो अक्सर ये आसान हो जाता है कि आप आगे भी काम जारी रखें। अंत में ये समझें कि आपके दिन भर की ऊर्जा का स्तर भी ध्यान केंद्रित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप तरोताजा महसूस करते हैं तो ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। ये देखें कि दिन के किस समय आप सबसे अधिक प्रोडक्टिव होते हैं, सुबह, दोपहर या शाम, और उसी के अनुसार अपने हाइलाइट की योजना बनाएं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए कौन से सरल परिवर्तन आपके ध्यान और प्रेरणा को पूरे दिन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। अध्याय 8, बेहतर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने शरीर और दिमाग को ऊर्जावान बनाना। फोकस रहना ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके पास महत्वपूर्ण चीजों पर काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है या नहीं। जब आप थके हुए होते हैं तो सबसे अच्छी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज भी काम नहीं करती। आपका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने शरीर और दिमाग की कितनी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। छोटे बदलाव करके आप अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक नींद यानी स्लीप है। शोध बताते हैं कि बड़ों को 7 से 9 घंटे यानी 7 to 9 आवर्स की नींद की आवश्यकता होती है ताकि उनका मस्तिष्क सही तरीके से काम कर सके। खराब नींद से सोचने की क्षमता धीमी हो जाती है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और कैफीन या शुगर पर निर्भरता बढ़ जाती है ताकि ऊर्जा का स्तर बनाए रखा जा सके। बेहतर नींद के लिए नियमित सोने का समय तय करें। सोने से पहले स्क्रीन से बचें और अपने सोने के वातावरण को अंधेरा और ठंडा बनाए रखें। व्यायाम भी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको लंबे वर्कआउट्स करने की जरूरत नहीं है। रोजाना 20 मिनट की एक्टिविटी आपके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, मूड और मानसिक स्पष्टता को बेहतर बना सकती है। दिन भर में चलना, हल्की स्ट्रेचिंग करना या छोटे छोटे व्यायाम के अंतराल से मानसिक थकान को रोका जा सकता है और ऊर्जा का स्तर स्थिर बना रहता है। आपका आहार यानी डाइट भी आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। बहुत अधिक प्रोसेस्ड फूड खाने या शुगर और कैफीन पर निर्भर रहने से
आप जल्दी थकान महसूस कर सकते हैं। इसके बजाय अपने आहार में फल यानी फ्रूट्स, सब्जियां यानी वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स को प्राथमिकता दें। यदि आप कॉफी पीते हैं तो इसे पीने का सही समय चुनें। सुबह उठते ही कॉफी पीने के बजाय 60 से 90 मिनट तक इंतजार करें ताकि आपके शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा पहले स्थिर हो जाए। सोशल इंटरैक्शन भी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है और मित्रों, परिवार या सहकर्मियों के साथ समय बिताने से तनाव यानी स्ट्रेस कम होता है और मोटिवेशन बढ़ता है। उन आदतों से बचें जो आपकी ऊर्जा को खत्म करती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया या देर रात तक टीवी देखना। ये गतिविधियां तुरंत आरामदायक लग सकती हैं, लेकिन ये अक्सर आपको और अधिक थका हुआ महसूस कराती है। इसके बजाय ऐसी गतिविधियों को अपनाएं जो आपको सच में आराम दे, जैसे किताब पढ़ना यानी रीडिंग, जर्नलिंग या बाहर समय बिताना। अगले अध्याय में आप उन रणनीतियों के बारे में जानेंगे जो आपको इन सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या में लागू करने में मदद करेंगी। अध्याय 9, ऊर्जा और ध्यान बढ़ाने के लिए आसान से बदलाव। छोटे छोटे परिवर्तन आपके पूरे दिन सतर्क, मोटिवेटेड और फोकस रहने की क्षमता पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। मूवमेंट को बनाए रखना ऊर्जा को स्थिर बनाए रखने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। लंबे वर्कआउट्स करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी गतिविधियां भी मदद कर सकती हैं। हर घंटे खड़े होकर स्ट्रेचिंग, छोटी सैर करें या यदि संभव हो तो स्टैंडिंग डेस्क का उपयोग करें। यदि आपके पास समय की कमी है तो HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के कुछ मिनट के सत्र से तुरंत ऊर्जा स्तर बढ़ाया जा सकता है। ऊर्जा बनाए रखने के लिए सही खानपान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अत्यधिक शुगर और प्रोसेस्ड फूड से बचें, क्योंकि ये ऊर्जा के स्तर में गिरावट का कारण बन सकता है। इसके बजाय अपने खाने में प्रोटीन्स और फाइबर युक्त कार्बोहाइड्रेट्स को शामिल करें। पर्याप्त पानी यानी वाटर पीना भी आवश्यक है। डिहाइड्रेशन से थकान और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो सकती है। यदि आप कैफीन पर निर्भर हैं तो शाम को बहुत देर से कैफीन का सेवन करने से बचें, क्योंकि ये आपकी नींद में बाधा डाल सकता है। अच्छी नींद की आदतें ऊर्जा बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। कई लोग अधिक काम करने के लिए अपनी नींद का त्याग कर देते हैं, लेकिन खराब नींद ध्यान केंद्रित करने को कठिन बना देती है और डिस्ट्रैक्शंस को बढ़ा सकती है। यदि आपको नींद आने में कठिनाई होती है तो सोने से पहले पढ़ना यानी रीडिंग, स्ट्रेचिंग या मेडिटेशन करने की कोशिश करें। उन आदतों से बचें जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकती हैं, जैसे सोशल मीडिया, कई काम एक साथ करना या पूरे दिन घर के अंदर रहना। इसके बजाय नियमित ब्रेक लें, बाहर समय बिताएं और इस बात को लेकर सचेत रहें कि आप अपना समय कैसे उपयोग कर रहे हैं। इन परिवर्तनों के लिए कोई बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे बदलाव हैं जो लगातार प्रैक्टिस से आपका ध्यान केंद्रित करने, मोटिवेशन और एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि आत्मविश्लेषण क्यों एक महत्वपूर्ण हिस्सा है स्थायी परिवर्तन लाने के लिए। अध्याय 10, लॉन्ग टर्म परिवर्तन लाने की कुंजी। स्थायी परिवर्तन लाने के लिए आत्मविश्लेषण यानी सेल्फ एनालिसिस जरूरी है। यानी ये मूल्यांकन करना कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, और आप समय के साथ अपनी रणनीति को कैसे सुधार सकते हैं। आत्मविश्लेषण से आपको अपनी प्रोडक्टिविटी, फोकस और ऊर्जा स्तर में मौजूद पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। इसके बिना आप बार बार वही गलतियां दोहरा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन से जूझ सकते हैं या बिना किसी स्पष्ट कारण के थकान महसूस कर सकते हैं। आत्मविश्लेषण करने का सबसे आसान तरीका एक सरल दैनिक लॉग यानी डेली लॉग रखना है। दिन के अंत में कुछ मिनट लें और इन 3 प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला, आज मेरा हाईलाइट क्या था और क्या मैं इसे पूरा कर सका? दूसरा, मैं कितनी अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर पाया और मेरा किन चीजों ने ध्यान भटकाया? तीसरा, मेरी ऊर्जा का स्तर कैसा रहा और उस पर क्या प्रभाव पड़ा? इन उत्तरों को लिखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ वाक्य या एक शॉर्ट चेकलिस्ट भी पर्याप्त होगी। यदि आपको बार बार ये महसूस हो कि सोशल मीडिया एक प्रमुख ध्यान भटकाने वाला कारण बन रहा है, तो आप ऐप्स को ब्लॉक करने या स्क्रीन फ्री समय यानी स्क्रीन फ्री पीरियड्स निर्धारित करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको बार बार दोपहर में थकान महसूस होती है तो नींद यानी स्लीप या आहार यानी डाइट में बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। ध्यान केंद्रित करने और ऊर्जा स्तर को ट्रैक करना भी मददगार हो सकता है। हर दिन अपने ध्यान और ऊर्जा स्तर को 1 से 10 के पैमाने पर रेट करें। यदि आपकी ऊर्जा लगातार 5 से नीचे बनी रहती है तो ये संकेत हो सकता है कि आपको अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। अगर आपका ध्यान केंद्रित करने का स्तर लगातार एक जैसा नहीं है तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि ध्यान भटकाने वाली चीजें धीरे धीरे आपकी दिनचर्या में वापस आ रही हैं। एक और प्रभावी अभ्यास है आभार प्रकट करना। हर दिन कम से कम एक चीज लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। शोध बताते हैं कि आभार व्यक्त करने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और ये आपको कठिन समय में भी सकारात्मक बनाए रखता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि अपने जीवन को इस तरह कैसे डिजाइन करें
जिससे आप बेहतर ध्यान केंद्रित कर सके, संतोष प्राप्त कर सके और लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर सके। अध्याय 11, ध्यान, संतोष और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए अपने जीवन को डिजाइन करें। जो चीजें आपके लिए वास्तव में मायने रखती हैं, उनके लिए समय निकालने का मतलब है कि आप अपने पूरे जीवन को इस तरह आकार दें जो आपको बेहतर ध्यान केंद्रित करने, संतोष पाने और लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करने में मदद करे। सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है अपने दायित्वों को सरल बनाना। कई लोग अपनी दिनचर्या उन जिम्मेदारियों से भर लेते हैं जो वास्तव में उनके वैल्यूज या गोल से मेल नहीं खाती। एक कदम पीछे हटें और खुद से पूछें, क्या मैं किसी मीटिंग या जिम्मेदारी को समाप्त कर सकता हूं या कम कर सकता हूं? यदि कोई चीज आपकी भलाई या दीर्घकालिक आकांक्षाओं में योगदान नहीं देती, तो इसे हटाने या किसी और को सौंपने पर विचार करें। सीमाएं निर्धारित करना भी एक केंद्रित जीवन डिजाइन करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आपके पास स्पष्ट सीमाएं नहीं हैं, तो काम यानी वर्क, नोटिफिकेशंस और सामाजिक दायित्व आपके पूरे दिन को घेर सकते हैं। ये तय करें कि कब और कहां आप महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसका अर्थ ये हो सकता है कि आप नो ईमेल आवर्स सेट करें ताकि आप लगातार मेल चेक कर न सकें। नोटिफिकेशंस बंद करें ताकि ध्यान भटकने से बचे। ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विशेष कार्य क्षेत्र बनाएं ताकि आपको बेहतर प्रोडक्टिविटी मिले। आपका फिजिकल एनवायरनमेंट भी आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। बिखरा हुआ सामान ध्यान भंग कर सकता है, जबकि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और शांतिपूर्ण स्थान आपको अधिक प्रोडक्टिव बना सकता है। छोटे छोटे बदलाव जैसे फोन को दूर रखना, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स का उपयोग करना या डीप वर्क के लिए एक जगह तय करना आपके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। लगातार काम करना जल्दी काम करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोग बड़े जोश के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं। इसके बजाय छोटे लेकिन निरंतर सुधारों पर ध्यान दें। यदि आप प्रतिदिन 60 मिनट किसी कार्य पर लगाते हैं, तो ये समय के साथ बेहतरीन नतीजे ला सकते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना। जीवन में बदलाव आते रहते हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं और अनपेक्षित घटनाएं होती रहती हैं। नियमित आत्मविश्लेषण करके और उन चीजों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए जो वास्तव में मायने रखती है, आप एक ऐसा जीवन डिजाइन कर सकते हैं जो सफलता और संतोष दोनों प्रदान करता है। अध्याय 12, सारांश। अगर आपको कभी लगता है कि आपका दिन बस कामों, नोटिफिकेशंस और जरूरतों के बोझ में खो जाता है, तो ये किताब आपका रोड मैप है। समय को अपने ऊपर हावी मत होने दें, उसे नियंत्रित करना सीखें। पहला, हाईलाइट। हर दिन का एक मुख्य कार्य चुनें जो आपको संतोष दे। दूसरा, फोकस। ध्यान भटकाव से बचें और डीप वर्क के लिए सही माहौल बनाएं। तीसरा, ऊर्जा बढ़ाएं। शरीर और दिमाग का सही इस्तेमाल करके पूरे दिन ध्यान केंद्रित करें। और चौथा, आत्मविश्लेषण। दिन के अंत में मूल्यांकन करें कि क्या अच्छा रहा और अगले दिन के लिए सुधार करें। आपको और घंटे नहीं चाहिए, बस बेहतर विकल्प चुनने की जरूरत है। अपने समय को पुनः प्राप्त करने का मतलब अपने दिन में ज्यादा कार्य समेटना नहीं है, बल्कि सही चॉइसेस बनाना है। ये यात्रा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जो छोटे बदलाव आप आज करते हैं, वे आपके भविष्य को आकार देंगे।